नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार छिपा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बुक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं यही बुक जो है हमारे बीए बीएड फर्स्ट ईयर में भी चला करती है। आज हम इसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के बारे में, जिसे हम कहते हैं सामान्यतः उत्पत्ति के नियम। विद्यार्थियों, उत्पत्ति का मतलब होता है एक संस्था में जो निर्माणाधीन संस्था निर्माण करती है, निर्माणी कार्य करती है, वो कितना उत्पादन करती है तथा उसका उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बात आती है कि कोई भी ऐसी संस्था है जो अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, तो उत्पादन को अगर वो बढ़ाना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कोई भी कंपनी अगर उत्पादन को अगर बढ़ाती है, अर्थात पहले एक संस्था जो है एक दिन में 100 इकाइयां बनाती है, अब वही संस्था 150 इकाइयां बनाना चाहती है। कितनी इकाइयां बनाना चाहती है? 150 इकाइयां बनाना चाहती है। तो वो अपनी संस्था में ऐसा क्या करे, कौन कौन से परिवर्तन करे जिससे कि उसका जो उत्पादन है वो 100 से बढ़कर 150 हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, कि कोई भी व्यक्ति जो कोई संस्था चला रहा है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो संस्था है वो अवनति करे, उसका विकास ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, हर संस्था ये चाहती है कि इस प्रतिस्पर्धी बाजार में मेरी जो संस्था है वो सबसे ऊपर की तरफ रहे, अर्थात इसका निरंतर विकास होता रहे। और किसी भी संस्था का विकास कब होगा? जब मार्केट में उसकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। और प्लस वो डिमांड कब बढ़ेगी? जब वस्तु एक अच्छी क्वालिटी की होगी और उपभोक्ता के बजट में होगी। अर्थात कोई ए नाम की कंपनी है, वो किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा है, और कोई बी नाम की कंपनी है, ये इसी वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है। तो बी नाम की जो कंपनी है ये मार्केट में अपनी जगह बना लेगी, परंतु बी नाम की कंपनी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इसकी कॉस्ट जो है वो 9 रुपये आई। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। शुरू में किसी भी कंपनी को चलने में तकलीफ आती है, 1-1.5 साल उस तकलीफें झेलनी पड़ती है। बड़ी कंपनी होगी तो 1-1.5 साल उसको समस्या आती है। अगर वो कंपनी 1-1.5 साल तक मार्केट में टिकी रही तो ये बिल्कुल फैक्ट है विद्यार्थियों कि 90% कंपनियां जो है, अगर 90% उसके चांसेस हैं कि अगर वो कंपनी 1 से 1.5 साल तक रुक जाती है मार्केट में तो वो अपना स्थान बना लेती है और वो चलती रहती है। जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आ जाएगी तब तक ये कंपनी चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये वस्तु जो है, ए कंपनी जो है 10 रुपये की वस्तु बेच रहा है और बी कंपनी 9 रुपये की वस्तु बेच रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि ए कंपनी की जो लागत है, वस्तु की लागत क्या है, वो बी वस्तु की तुलना में अधिक आ रही है। अर्थात जो वस्तु ये 10 रुपये में तैयार कर रहा है, ये वस्तु 9 रुपये में तैयार कर रहा है। तो एक बात विद्यार्थियों आप ध्यान रखना कि व्यक्ति जो होगा वो जितना ज्यादा उत्पादन करता है, व्यक्ति अर्थात संस्था को भी व्यक्ति कहते हैं, आपने पढ़ा होगा
कृत्रिम व्यक्ति, एक संस्था जो होती है वो कृत्रिम व्यक्ति ही कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था उत्पादन अगर अधिक करती है तो जैसे जैसे वो उत्पादन बढ़ाती जाएगी उसकी प्रति इकाई लागतें कम होती जाएगी। ध्यान देना विद्यार्थियों, जैसे जैसे कोई संस्था उत्पादन को बढ़ाती है तो प्रति इकाई लागत कम होगी, कुल लागत नहीं, प्रति इकाई लागत कम होगी उसकी। कैसे होगी देखेंगे एक बार विद्यार्थियों। ये जो प्रति इकाई लागत कम हो रही है इसका रीजन क्या है, देखेंगे। रीजन कि किसी भी वस्तु का जब निर्माण करते हैं हम, अगर किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हमें सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों। किसी वस्तु का निर्माण करने में हमें ये चाहिए, साधन चाहिए, जो हम ये कहते हैं हमें उत्पादन के विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब ये जो उत्पादन के संसाधन है ये दो प्रकार के होते हैं। यहां पे लिखा हुआ विद्यार्थियों, उत्पादन के जो संसाधन होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से साधन होंगे? पहला है स्थिर साधन और दूसरा है परिवर्तनशील साधन। तो उत्पादन करने के लिए हमें दो प्रकार के संसाधन अवेलेबल होते हैं। पहला होता है हमारा स्थिर, दूसरा होता है परिवर्तनशील संसाधन। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनमें अंतर क्या है? क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको संसाधनों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो संसाधन कितने होते हैं? पहला होता है स्थिर संसाधन, दूसरा होता है परिवर्तनशील संसाधन। स्थिर संसाधन कौन सा होता है? बताइए विद्यार्थियों। तो जब हम स्थिर संसाधन का जब उपयोग करते हैं, स्थिर संसाधन मतलब होता है विद्यार्थियों कि जिनको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात अगर आप इनमें परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, जिसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? स्थिर लागतें। ठीक है विद्यार्थियों, आप संसाधनों का उपयोग करोगे है ना, तो संसाधन परिवर्तनशील भी होते हैं, संसाधन स्थिर भी हो सकते हैं। परंतु जब इनका उपयोग करते हो तो आपको क्या मिलेगा? स्थिर लागतें मिलेगी। और जब इनको आप उपयोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? परिवर्तनशील लागतें मिलेगी। कैसे मिलेगी देखेंगे एक बार। जब आप देखेंगे एक बार, अगर हम स्थिर लागतों की बात करें तो स्थिर लागतें वो लागतें कहलाती है विद्यार्थियों जिनका उत्पादन के बढ़ने एवं घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनका उत्पादन के बढ़ने एवं घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात मान लो कोई फर्म है या संस्था है जिसकी जो स्थिर लागतें हैं वो 1000 रुपये आ रही है। स्थिर लागतें कितनी आ रही है विद्यार्थियों? 1000 रुपये आ रही है। और कंपनी जो है वो 500 इकाइयों का निर्माण करती है। अब देखेंगे कि अगर कंपनी का जो उत्पादन है वो अगर 700 इकाइयां हो जाता है तो क्या स्थिर लागतें होती है, क्या इसमें वृद्धि होगी क्या? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है, स्थिर लागतों में वृद्धि नहीं होगी। हमने जो स्थिर लागतें हैं
वो क्या होगा, 1000 की 1000 ही रहने वाली है। यहाँ पर हमें स्थिर लागत कितनी रहेगी विद्यार्थियों, 1000 ही रहने वाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि 500 इकाइयां बना रहे थे हम, तो हमारी स्थिर लागत कितनी आ रही थी, 1000, और 700 इकाइयां बना रहे हैं तो भी हमारी स्थिर लागत कितनी आ रही है, 1000 आ रही है, क्योंकि ये स्थिर है। ये लागत क्या है, स्थिर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थिर लागतें कहते हैं। अब सोचने वाली समझने वाली बात इतनी है विद्यार्थियों, अगर ये स्थिर लागत 1000 है, अगर आप 500 की जगह 1000 इकाइयां बनाते हो तो भी आपकी लागत कितनी आएगी, स्थिर लागतें 1000 ही रहने वाली है। इसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर प्रति इकाई लागत कैसे कम हुई, देखना। जब हमने उत्पादन 500 का किया, हम कितने का उत्पादन कर रहे हैं विद्यार्थियों, जब हम 500 उत्पादन कर रहे हैं तो स्थिर लागत जो है प्रति इकाई जो है हमारी 2 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है, 2 रुपये हमारी स्थिर लागत आ रही है। परंतु हमने उत्पादन को बढ़ाकर 1000 कर दिया, अर्थात पहले 500 इकाइयों का उत्पादन था, अब हमने 1000 इकाइयों का उत्पादन किया है और लागत कितनी आ रही है, 1000 आ रही है हमारी। तो हमारी लागत भी 1000 आ रही है और उत्पादन भी क्या हो रहा है, 1000 आ रहा है। तो अब हमारी जो है प्रति इकाई लागत जो आ रही है, स्थिर लागत, वो कितनी आ रही है, 1 रुपये आ रही है। तो इस प्रकार से जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमारी प्रति इकाई लागत जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमने बात की है स्थिर लागतों की। ठीक है, अब हम करते हैं परिवर्तनशील लागतों की बात। परिवर्तनशील लागतों में क्या होता है, परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागतें होती है जो उत्पादन के बढ़ने एवं घटने पर बढ़ती है और घट जाती है। अर्थात अगर आप उत्पादन को बढ़ाते हो, उत्पादन को बढ़ाते हो तो लागतें बढ़ जाती है, और उत्पादन को आप घटाते हो तो लागतें घट जाती है। जैसे बिजली का बिल, अगर आप उत्पादन अधिक करते हो तो आपको मशीनें ज़्यादा चलानी पड़ेगी, मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वर्कर काम अधिक करेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में बिजली का बिल जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा अधिक आएगा। तो आपने उत्पादन बढ़ाया तो बिजली का बिल भी बढ़ गया, और आपने जब उत्पादन कम किया है तो बिजली का बिल भी क्या हो जाएगा, कम आएगा। तो इस प्रकार की लागतें, जो उत्पादन अगर परिवर्तित होता है तो लागतें भी परिवर्तित हो जाती है। उत्पादन बढ़ रहा है तो लागतें बढ़ जाती है, उत्पादन अगर कम हो रहा है तो लागतें भी कम हो जाती है। तो ऐसी लागतें जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन के कम होने पर कम हो जाती है, ऐसी लागतें कहलाती है परिवर्तनशील लागतें। ठीक है विद्यार्थियों, तो परिवर्तनशील लागतों का हम उदाहरण ले सकते हैं बिजली के बिल से, ये काफी अच्छा उदाहरण है। और स्थिर लागतें हैं, उनका भी हम उदाहरण ले सकते हैं। उनके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे स्थिर लागतों के आपको, जैसे चौकीदार की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, हमारे वहाँ पर स्वीपर काम करते हैं कंपनी में, उनकी सैलरी। अगर मान लो कि अगर आपका उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो क्या हम चौकीदार की सैलरी को तो नहीं बढ़ा देंगे, वो तो स्थिर रहेगी। अगर हमारा उत्पादन कम होता होता है, 0 लेवल पे भी आ जाता है, तो भी हम सोचते हैं कि सैलरी को कम नहीं करते, वो भी स्थिर रहती है, वो देनी होती है आपको। तो ये है स्थिर लागतों के उदाहरण।
जो फिक्स रहती है, उत्पादन के साथ बढ़ते करते नहीं है, परंतु परिवर्तनशील लागतें जो होती है वो उत्पादन के साथ बढ़ती भी है और घटती भी है। जब स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें दोनों आपस में मिल जाती है। कौन कौन सी लागतें विद्यार्थियों? स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें आपस में मिल जाती है, तो हमारा जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है विद्यार्थियों? कुल लागत निकल के आती है। अर्थात स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें अगर आपस में मिल जाएगी तो हमारी कुल लागत निकल के आ जाएगी। अब ये कुल लागत जो है, कुल लागत जो है ये कम कैसे हो, ये डिपेंड करता है किन पर? संसाधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थिर लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, कुल लागत क्या है। संसाधन जो है वो परिवर्तनशील संसाधन भी होते हैं और स्थिर संसाधन भी होते हैं। अर्थात ये मान के चलो कि हम अगर किसी कंपनी में उत्पादन को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आप अपने उत्पादन की वृद्धि जो है वो अल्पकाल में करना चाहते हो, अर्थात आप अपना उत्पादन जो है वो अल्पकाल में बढ़ाना चाहते हो या फिर दीर्घकाल में बढ़ाना चाहते हो। तो हम इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर आप अल्पकाल में अपने संसाधन जो है, हम क्या करेंगे, अल्पकाल में हमारे संसाधन जो है वो दो प्रकार के संसाधन बताए थे, एक तो स्थिर संसाधन होते हैं, एक परिवर्तनशील संसाधन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्थिर संसाधन जो है उनको नहीं छेड़ेंगे, स्थिर संसाधन जो होंगे उनको हम परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय क्या है, अल्पकाल है। अगर आप अल्पकाल में स्थिर संसाधनों को अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो आपका उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, परंतु आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि समय कम है। इस कम समय के अंदर आप करना चाहते हो, जैसे दिवाली के लिए आपके पास 3 महीने का समय। अब क्या दिवाली आपकी कंपनी जो है वो कपड़े बनाती है, अब 3 महीने का समय है, क्या आप इस 3 महीने में पूरी बिल्डिंग चेंज कर सकते हो क्या? पूरी मशीनरी चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर सकते हो क्या? हम इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इनमें आप परिवर्तन करते हो तो दिवाली का समय नज़दीक आ जाता है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट तो होगा नहीं, उल्टा आपकी लागतें बढ़ जाती है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में, समय क्या हमारे पास अल्पकाल है, तो हमें इसका तोड़ निकालना होता है। हम क्या करते हैं कि जो भी संसाधन लंबे समय तक टिकने वाले हैं उनको हम स्थिर का स्थिर छोड़ देते हैं, और जो परिवर्तनशील संसाधन जो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनको हम परिवर्तन कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम नई मशीन ले आए, हमें उत्पादन करने वाले मजदूर है ना, उनकी संख्या बढ़ा ली, हमने मार्केटिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ा ली, हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवा दिया, हमने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करवा दिया। तो ये चीज़ तो अल्पकाल में हम कर सकते हैं, इसमें कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है, अगर आप अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाते बढ़ाते हो तो हमें संसाधन जो होंगे हम केवल उन्हीं संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं जिनको हम परिवर्तन करने की क्षमता है। हम सभी संसाधनों को परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित कर दो, जो स्थिर संसाधन है उसको मत छेड़ो, क्योंकि हमारे पास समय क्या है, अल्पकाल है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि अल्पकाल में एक तो स्थिर साधन होते हैं और एक परिवर्तनशील साधन होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब अल्पकाल में जो है 3 प्रकार के नियम हैं उत्पत्ति के,
तीन प्रकार के नियम हैं। वो नियम कौन कौन से विद्यार्थियों? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इन नियमों के बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। हमने जो भी पढ़ा है वो केवल बेस पढ़ा है, वो बेसिक पढ़ा है। आपकी एक बुक है विद्यार्थियों, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, जिसके राइटर अग्रवाल, सक्सेना और गुप्ता है। इसके पेज नंबर 9.5, पेज नंबर 9.5 पर ये नियम लिखा हुआ है। आप इसे एक बार देखें, समझे और पढ़ें कि परिवर्तनशील नियम क्या है और स्थिर लागत क्या है, संसाधन क्या है, प्रगतिशील संसाधन क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।